गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, हम लोगों ने जो बात की थी लेक्चर 1 में, आपने शायद देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले लेक्चर 1 देखिए फिजिक्स का, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन बताया है, ठीक है, उसको डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो आपकी लाइट है, ठीक है, वो ट्रैवल करती है, ओपेक क्या मीडियम होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लाइट क्या होती है, वो सारी चीज़ डिस्कस की है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं। देखिए, तो अगर मतलब आपको ये समझना है तो इससे पहले लेक्चर 1 देख के आइएगा, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है, आप बोल दो सर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, हो कैसा रहा है ये चीज़। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, मैंने एक मिरर माना है, मैंने क्या लिया है, मैंने एक मिरर लिया है, ठीक। अब इस मिरर में देखो, अगर मैं कोई एक सोर्स ले लूँ जहाँ से एक लाइट रे, मैं फिर से बोल रहा हूँ लाइट रे, मैंने पीछे जो पहला वीडियो था उसमें बताया था लाइट रे क्या होती है, ठीक है। तो एक लाइट रे यहाँ पे आ रही है, देखो एक लाइट रे आ रही है, सोर्स से आ रही है, ठीक। तो ये लाइट यहाँ पे आएगी, इस वाले मिरर पे जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, इस पे टकराएगी, ठीक। और इस पे टकराएगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, किसी एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है। तो देखो, जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोगों को यहाँ पे एक इस सरफेस पे, ये जो सरफेस जो मैंने ऐसे बेसिकली ऐसे दिखा रखी है, बेसिकली ऐसे है, ठीक है। तो इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर मानना पड़ता है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर मानना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल बनता है, इसे याद रखना, इसे नॉर्मल बोलेंगे, ठीक, इसे बोलेंगे नॉर्मल। क्लियर है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं, क्योंकि अब लाइट का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है। देखो, तो इस वाली रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोली, बोलते जाओ फटाफट, इंसिडेंट रे बोली, ठीक है। और जो रिफ्लेक्ट हो गई रे, उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, रिफ्लेक्टेड रे। करेक्ट है। तो पहली है इंसिडेंट रे, दूसरी है रिफ्लेक्टेड रे। अब जो इस पर एक इमेजिनरी लाइन मैंने खींची है, जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने मानी है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। आपने वर्ड सुना होगा नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अगर आप बनाना चाहो या लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर इसे, ठीक है, ठीक। अदरवाइज शॉर्ट में किसी को लिखना है तो ऐसे लिख लो, ठीक है। तो अब मैं इसमें बेसिक सारी चीज़ें लगभग डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बता दूंगा। देखो, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एक एंगल दिखाया जाता है, ठीक है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं इसे बनाऊं, स्मॉल आई है ये, स्मॉल आई, क्या लिखा मैंने उसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्या नाम दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से यहां पे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा, दैट इज स्मॉल आर, एंगल आर, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरे ख्याल से धीरे धीरे चल रहा हूं, समझ आ रहा हो आराम से, ठीक है। तो इसे बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक चीज और जो मैंने मतलब शायद नहीं दिखाई, देखो, इसे इंसिडेंट रे जो बोलते हैं, इसे कैपिटल आई लिखते हैं, डिनोटेशन है, ठीक है। यहां पे आप आई लिख सकते हो कि इंसिडेंट रे। कभी आप जनरली अगर कभी ड्रॉ करोगे तो हर बार आप ये सब चीज नहीं लिखोगे ना, इसलिए इसे स्मॉल आई, इसे कैपिटल आई, ठीक है। इसे रिफ्लेक्टेड रे को आर यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो, सबसे पहले इंसिडेंट रे है कैपिटल आई, ठीक है। नॉर्मल है, इसे एन लिख देते हैं। देखो कहां पे लिख दूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, कहां लिख दूं, लिख दूं, ठीक। तो नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब देखो, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। किस किस के बीच का है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का। और इस तरीके से इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। स्मॉल आई, स्मॉल आर, कैपिटल आई, कैपिटल आर। इतनी बात समझ आ गई, समझ आ गई तो इसे नोट कर लो प्लीज। ये चीज याद रखना, जब भी मैं आपको कोई चीज पढ़ाऊं तो उस चीज के नोट्स बनाते चलो, ठीक। आप सोचोगे कि इस चीज के नोट्स आपने स्क्रीनशॉट में रख लिए, वैसे होता नहीं है, ठीक। सबसे अच्छी चीज है, आपको ये वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, अच्छे लग रहे हैं, एक चीज समझना, मेरी बात समझो।
आप YouTube से पढ़ना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से पढ़ो, ठीक। आपको YouTube पे जिस भी टीचर के लेक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इट्स नॉट अबाउट मी ओनली, ठीक है। आपको YouTube पे किसी भी चैनल पे जाओ, आप पढ़ना चाहते हो तो आपको जिसके भी अच्छे लेक्चर लगें, ठीक, आराम से हेडफोन लगाओ, ठीक है, बैठ जाओ पढ़ाई करने। कॉपी या फिर एक पेज जरूर रखना, ठीक, ताकि अगर उसने कुछ शॉर्ट ट्रिक बताई, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जो आपको बहुत अच्छे समझ आ गई है, उस चीज़ को नोट डाउन कर लो अपने पास, और वो सारे के सारे नोट्स अपने पास रखते रहा करो। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपने सीखी है ना, और जो चीज़ आपने खुद सीखी है वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सारे लेक्चर्स के नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, जो आपके पास सेव हो जाएंगे। आप नहीं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लोगे, फिर उसका स्क्रीनशॉट कहाँ चलेगा नहीं पता, क्योंकि आप दिन में कम से कम 50 स्क्रीनशॉट लेते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करते रहो, नोट्स में लिखते रहो, ठीक। तो अब देखो, ये नॉर्मल सा आपको आइडिया आ गया। अब देखो, अगर मैं इसे हटाऊं या फिर इसे बना देता हूं, देखो, तो अब यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन से लॉज हैं? रिफ्लेक्शन के, ठीक। तो इसमें 2 लॉज आते हैं, 2 लॉज हैं, ठीक। इसका कुछ इस तरीके से भी फिगर बनता है, एक बार बना के दिखा दे रहा हूं। अगर आप मिरर को शो करना चाह रहे हो तो कुछ इस तरीके से आप शो करते हो। फिजिक्स में जनरली मिरर को ऐसे शो करते हैं, m डैश, ठीक। m मिरर के लिए, m डैश उसका सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज समझो, आपने लाइन तो बना ली थी, ये बैक साइड में हैचिंग क्यों की है? हैचिंग मतलब बेसिकली एक कोटिंग, ठीक। एक्चुअली जो होता है आपका मिरर, उसके ऊपर एक रेड कलर की कोटिंग होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली उस कोटिंग को शो करता है, ठीक। कमेंट में उस कोटिंग का नाम बताना मुझे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं सेम चीज को, तो कुछ ऐसे आएगा। ये है इंसिडेंट रे, क्लियर, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और इनके बीच में आएगा, बोलो, सही बोल रहे हो शायद, नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल, क्लियर। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाता है? अभी बताया था, ज्यादा मत जाओ भाई, एंगल आई। और इसी तरीके से एन और आर के बीच का, यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, दैट इज आर, करेक्ट, ठीक है। इतने सारी पॉइंट, ठीक है। अब देखो, इसे अगर मैं एक नाम दे दूं, इसे मैं नाम दे दूं P या O, ठीक है, वो मेरा नोटेशन है, ठीक है। हो सकता है स्टैंडर्ड में O लिखे या P लिखे, दैट्स ओके, ठीक, समझो। अब देखो, तो इसे मैं अगर बोलूं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट P को, मैं पॉइंट P को भी एक नाम दूंगा। चलो पॉइंट P को एक नाम दे देते हैं, क्या लिख देते हैं? P पॉइंट जो है वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पटाखे फूटने की आवाज आ रही होगी, क्योंकि आसपास आपका जो माहौल है दशहरे का है। तो देखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, मतलब जिस पॉइंट पे आपकी लाइट रे आके इंसिडेंट हो रही है, उसे बोला है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। अब देखो, मैं पूरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने जा रहा हूं, अब सुनना, बहुत अच्छे समझना, ठीक है, क्योंकि ये सारी आपको बेसिक चीज क्लियर हो गई है, ठीक। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। सुनो, 2 लॉज होते हैं, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या कहता है? सुना, पहला कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। फिर से सुनो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। क्या बोला? दोनों के दोनों या तीनों के तीनों, दोनों ही 3 है, आई, एन और आर, तीनों के तीनों किस पे लाई करनी? एक प्लेन पे। ये एक प्लेन है ना, ये बोर्ड एक प्लेन है, ठीक। इस प्लेन पे ही तो लाई करनी तीनों की तीनों रे, मतलब समझो ऐसे। देखो, 2 रे हमेशा एक प्लेन पे लाई कर जाएंगी, हमेशा 2 रेज। यार तुमने एक, समझो, एक तुम्हारी रे ऐसे आई, एक तुमने यहाँ कहीं से निकाल दी ऐसे करके, मैं ऐसे बना दे रहा, ठीक है। तो ये और ये, इन दोनों के बीच में ये वाला प्लेन आ गया होगा ना, अगर यहां कर दे तो ये वाला प्लेन आ गया होगा, इधर कर दे तो ये वाला प्लेन आ जाएगा, क्लियर। तो 2 रेज तो हमेशा एक प्लेन में होंगी ही, लेकिन 3 रेज एक प्लेन में हो, ठीक है, तो वो कंडीशन है। क्या बोला उसने? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल,
ठीक, ऑल लाई इन वन प्लेन, लाई ऑन वन कॉमन प्लेन। एक और चीज लिख लिया करो, एंड पासिंग फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट, जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं, ब्रैकेट में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यही तो है ना। मैं देखो आई है, आर है, एन है, तीनों तीनों एक प्लेन में है, ये आपका प्लेन है, ठीक, और इस प्लेन में ही ये पॉइंट भी है ना। ये तीनों तीनों मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी, ठीक, ये आपकी क्या कर रही, कन्वर्ज कर रही, और ये डाइवर्ज कर रही, करेक्ट। तो पॉइंट इज कॉमन ना, पॉइंट तो कॉमन है, ये वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट हो गया तीनों में। देखो एन की भी रे इस पे आ रही, आर की भी, आई की भी, क्लियर। तो पहला तो लॉ ये हो गया कि भाई ये जो आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों तीनों एक पॉइंट से पास होती हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे 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 रिफ्लेक्शन, ठीक, बना दो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज स्मॉल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज दैट इज स्मॉल आर। ये है भाई साहब आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हुए? फिर से समझो एक बार। मैंने आपको बताया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन से पास हो रही हैं, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी मतलब इसमें कॉमन है, मतलब वहां से भी ये पास होंगी। क्लियर? तो पहला तो आपका लॉ ये हो गया। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये जितने एंगल पे आएगी नॉर्मल से, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके ये वापस भी जाएगी। मतलब समझ आए? मतलब ये कह रहा हूं जितने एंगल पे आप इंसिडेंट कराओगे लाइट रे, उतने ही एंगल पे जाएगी भी। अगर आप उसके मिड में एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। समझ आ गया? ठीक है, लिखो इसे फटाफट। हटा दें इसे, ठीक। देखो अब एक चीज समझो, अगर मैं एंगल्स को डिफर करूं, सोचो एक चीज सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, ठीक, जिसमें जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे जाएगी, तो सारे में होगा ना। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, ये सब में होगा। अभी बताया ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जितने पे आएगी उतने पे जाएगी, ठीक। अब सोचो अच्छा कि ये नॉर्मल पे आए, मैंने क्या बोला, ये नॉर्मल पे आ जाए तो क्या होगा? बोलो, सोचो अच्छा। बोल कह सकते हो, वहां पे बोल सकते हो तुम, ठीक है। टाइप करो, अच्छा आंसर अपना टाइप करो कि क्या होगा। कुछ लोग तो सही कह रहे हैं शायद। देखो 90 डिग्री पे जब आएगी ना, दैट इज 90 डिग्री यहां से, ठीक, तो इंसिडेंट एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई विल बी इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। बताता हूं बस, एक मिनट रुक जाओ। इसमें चलो इसमें चेंज कर लेते हैं। देखो अगर मैं इस फिगर को यहां पे बनाऊं, इंसिडेंट रे, जो ये रे है ये, ठीक है, ये रे 90 डिग्री पे हो जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो जाए या फिर नॉर्मल पे हो जाए। मैंने जो बोला वो चीज समझते हैं। पहले देखो, ठीक है, आई जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, सेम एज नॉर्मल, मतलब
जिस एंगल पे आपने नॉर्मल रखा, ये आपका नॉर्मल है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक। इसी एंगल पे अगर आपकी लाइट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, या फिर इंसिडेंट रे आए, देखो ऐसे आई, ठीक। तो एक चीज सोचो, अगर आपने प्लेन मिरर लिया ऐसे करके, ठीक, और उस पे ऐसे करके लाइट डाली, तो वो उसी एंगल पे वापस भी तो जाती है, होता है ना। सोचो या करके देख लेना। तो जिस पे आएगी उसी पे वापस भी तो जाएगी। रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट दोनों सेम होंगी, है ना, होंगी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना, ठीक है। ये कंडीशन एंगल आई इसमें बताओ कितना है। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, 90 डिग्री और 0 डिग्री। तो सोचो, 1 मिनट का टाइम लगा, सोच के बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं बताऊं? चल देखो, इस वाले फिगर को देखो। इस वाले फिगर मैंने क्या बताया था, इंसिडेंट रे जो है उससे नॉर्मल के बीच का एंगल है ना, और मैंने कहा यही नॉर्मल है आपका। तो जब ये एंगल, मतलब ये रे, देखो इस तरीके से समझना, ये जो रे है ये आपकी ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हो जाए, तब तो नॉर्मल पे आ गई ना। दैट मीन्स ये स्मॉल एंगल जो आई है खत्म होते 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 0 हो गया। दैट मीन्स दिस इज नॉट द करेक्ट कंडीशन फॉर दिस स्पेसिफिक कंडीशन, दिस इज द करेक्ट वन। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल यहां पे तो 0 है ना, क्लियर, ठीक है। तो यहां पे आपकी जो स्मॉल आई की वैल्यू दैट इज 0, ठीक। अब 90 वाला केस देख लो कि होता क्या, ये 0 है तो वो जिस लाइन पे आई है उसी लाइन पे बैकवर्ड साइड में डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब देखो दूसरा केस 90 वाला, ये आपका है नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है। अब इस नॉर्मल पे क्योंकि इससे 90 डिग्री लेना है, तो इससे 90 डिग्री मतलब यहाँ पे, भाई यही तो 90 है ना, ये 90 है ना, दोनों। तो यहाँ कहीं पे लाइट ऐसे जा रही है, लाइट ऐसे पास हो रही है, क्या केस हो सकता है? लाइट ऐसे पास होगी तो कोई मतलब पॉसिबिलिटी बन रही है, बोलो 90 डिग्री का आंसर क्या होना चाहिए? आंसर देना। अगर लेकिन 90 से थोड़ा सा भी कम हुआ, इतना सा भी, 0.1 का भी, थोड़ा सा भी हो, तो ये बेसिकली क्या होगा, एक, अगर मैं बहुत माइन्यूट सा जो आपको दिख सके ऐसा बनाऊं, कुछ ऐसा आएगा। तो जब ऐसा आएगा तो ऐसा ही तो जाएगा भी ना, क्लियर। लेकिन 90 पे बेसिकली आपने क्या किया, आपने जो आपका मिरर है उसी पे लाइट लगा दी है, तो मिरर पे फॉल कहाँ कर रही है, तो रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, ठीक है। उसका आंसर फिर भी मुझे एक बार कमेंट में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो केस होगा जब मैक्सिमम आपका एंगल आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम, ठीक है। वो 90 या फिर 90 के लगभग वाली चीज होगी, क्लियर। तो ये 2 केस होते हैं, ठीक। अब एक चीज और देखते हैं। अगर मैं आपको प्लेन मिरर के बारे में बता चुका हूं, तो टाइप्स ऑफ मिरर देख लो। मिरर के टाइप होते हैं, ठीक है। एक तो प्लेन मिरर आपने देख लिया। अब प्लेन मिरर के अलावा 2 और टाइप के मिरर हैं जो बेसिकली आपके सिलेबस में हैं, जिन पे हम लोगों को वर्क करना है, ठीक है। कंडीशन यही चलेंगी, जो आपको बता दी कंडीशन वही चलेगी। देखो, एक वर्ड सुनोगे आप, स्फेरिकल मिरर्स। क्या सुनोगे? स्फेरिकल मिरर्स, ठीक। अब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एक हॉलो ग्लास का स्फीयर लिया, ग्लास स्फीयर जो कि हॉलो है, देखो कुछ ऐसा, ठीक, कुछ ऐसा आपने हॉलो स्फीयर लिया, और अब आपने क्या किया, अब आपने इस हॉलो स्फीयर को यहां से कट कर लिया, ठीक है, यहां से कट कर लिया, यहां से कट कर लो, ठीक। तो अब एक चीज देखो, कुछ इस टाइप से आपको ये बेसिकली 3D है, ठीक। तो कुछ इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, क्लियर। और जो कि ट्रांसपेरेंट है, मिरर, स्फेरिकल मिरर बताने जा रहा हूं। तो ये मैंने क्या बोला, ग्लास का हॉलो स्फीयर, ग्लास है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है,
ठीक, तो आपने सबसे पहले ये कंडीशन ले ली। अब आपको क्या करना है, अब मैं इसे हटा रहा हूं, देखो अब आपने क्या किया, अब आपने ये जो स्फीयर लिया है इसे आप दो तरफ से कोटिंग कर सकते हो, दो तरफ से बेसिकली जैसे हम लोगों ने ये बनाई थी, ठीक। तो याद करो जिस साइड में हम लोग कोटिंग करते तो उसकी अपोजिट साइड से रिफ्लेक्शन हो सकता था, ठीक है। ये स्मूथ सरफेस कहलाती है, ये वाली आपकी स्मूथ सरफेस होती है, क्लियर। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस वाली सरफेस पे क्या कर दूं, कोटिंग कर दूं, ठीक, तो ये वाली जो बल्ज आउट कर रही है सरफेस, इस सरफेस का नाम हो जाएगा कॉन्वेक्स, सरफेस का नाम है कॉन्वेक्स। और क्योंकि यही रिफ्लेक्ट करेगी तो इसलिए मिरर जो बनेगा वो इसी के नाम पे बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर, करेक्ट। अब अगर उल्टा कर दो, देखो अब अगर मैंने अपोजिट साइड में मैंने क्या किया, अप्लाई कर दी वो लेयर, ठीक है, जिससे आपके क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली, ठीक। तो इस वाली साइड को हम लोग स्मूथ सरफेस बोलेंगे जो रिफ्लेक्ट करेगी, तो इस सरफेस का नाम हो जाएगा, ये आपकी कॉनकेव कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कॉनकेव सरफेस। और आगे मिरर है तो ये हो जाएंगे मिरर, क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ है कि कॉन्वेक्स मिरर कैसे बना, कॉनकेव मिरर कैसे बना, करेक्ट है। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें इसमें और भी होती जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वो बता देता हूँ, उसके बाद इनके बारे में और डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। देखो जनरल से चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ये एक मिरर ले रहा हूँ, ठीक, कौन सा है, कॉनकेव है, ठीक, कॉनकेव मिरर, क्लियर। अब देखना, क्योंकि ये जो बना होगा एक्चुअली ये पूरे पूरे एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा, है ना, तो इस पूरे स्फीयर का एक सेंटर रहा होगा ना भाई। जब आप कोई स्फीयर या सर्कल बनाते हो तो उसका सेंटर तो लेते हो ना, ठीक। तो उसी तरीके से इस स्फीयर का कोई एक, मैं अगर मान लूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ कहीं पे एक सेंटर रहा होगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये कर्व का थोड़ा सा पार्ट है, फुल कर्व का थोड़ा पार्ट है, तो इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर। अच्छा, अब यहां से जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की, ठीक है, क्योंकि याद करो अगर आप एक सर्कल बनाते हो तो सर्कल में ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम लोग आर लेते हैं, रेडियस। तो ये क्या कहलाएगी, ये जो डिस्टेंस होगी, अगर मैं इसे यहाँ पे सी और पी बोल दूं, वही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वाला, ठीक है, तो सी पी विल बी क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही होगी ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे कैपिटल आर बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल आर, करेक्ट। अब देखो अगर मैं एक और चीज बताऊं कि सेंटर से और जो ये आपका पी पॉइंट है, ठीक, इसके बीच में एक हाफ में पॉइंट ले लूं, मैं क्या बोला, हाफ पॉइंट ले लूं, ठीक। तो यहां से जो ये डिस्टेंस आएगी, अगर मैं इसे एफ बोल दूं, मान रहा हूं इसे एफ बोल दे रहे हैं, ठीक है, तो एफ पी जो होगी आपकी, एफ पी दैट इज फोकल लेंथ। क्या है एफ पी, फोकल लेंथ। तो एफ पी को हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक फॉर्मूला समझो, ये इसकी हाफ है ना, तो यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2, हाँ है ना, दैट मीन्स F इज इक्वल टू R अपॉन 2। ये एक रिलेशन बना, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक। अब देखो ये एक इमेजिनरी एक्सेस होता है, ये एक इमेजिनरी एक्सेस होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, इस पॉइंट F को बोलते हैं फोकस पॉइंट, ठीक है।
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस और ये पोल, मैं अगर इसे पोल बोलता हूँ, ठीक है। तो ये इन 3 पॉइंट से जो पास होने वाली एक इमेजिनरी एक्सेस होता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। ये एक इमेजिनरी एक्सेस है जिसमें आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस होगा, ठीक है, पोल होगा, क्लियर। इन 3 से पास होने वाला आपका क्या कहलाएगा, कौन सा एक्सेस कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सेस, क्लियर। एफ आपका फोकस होगा, एफ और पी के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक, ये तो पता है ना। और यहाँ से पोल के बीच की डिस्टेंस आपकी कैपिटल आर होगी, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। U और V आएंगे वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक। मेरे ख्याल से इतना अभी आपको बेसिक क्लियर हुआ। सेम चीज अगर आप इसे इस तरीके से बना लो, देखो अगर आप इसे इस तरीके से बना लो तो ये कॉनकेव की जगह ये वाला कॉन्वेक्स हो जाएगा, हाँ है ना भाई, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया ना, ठीक। सेम चीज इसमें भी होंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन ये चीज इधर साइड हो जाएगी, मतलब इस तरीके से जब आप इसे पुट करोगे तो ये चीज इधर हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे फोकस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पोल आपका यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे बस ये पोजीशन डिफर हो जाएंगी, ठीक, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वही रहेगा, क्लियर है। बाकी सारी चीजें सेम हो जाएंगी, ठीक। इसके आगे का मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड लेक्चर है, इसमें बहुत कुछ आपकी चीज़ें क्लियर किए होंगे, बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट किए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर की होंगी जो आपको शायद स्कूल में कुछ बताई जा रही हैं जो आपको क्लियर नहीं हुई, ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मेरी कमियाँ बताइए, और अगर समझ आया तो लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि नॉलेज शेयर करना मुझे लगता है कोई ख़राब चीज़ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, थैंक यू।